नाउ जस्ट टेल मी डियर, अभी देखो यस सर। यस सर। बोर्ड इज विजिबल। हाँ तो बेटा जिसने क्वेश्चन किया है देखिए, देखिए सर, यस सर। लिसन लिसन लिसन, एक्चुअल में क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट, या देखिए बेटा, सपोज ये आपका रोड यस ऐसे सर। जा रहा है, ओके, ये आपका रोड ऐसे जा रहा है, अचानक से क्या होगा, अगर ये रोड ऐसे कर्व करेगा, मूव करेगा, ओके, तो आप तो ऐसे जा रहे थे मूव करते हुए, ठीक है, ओके, यस सर। अब क्या होगा, जब आप अपनी अगर वेलोसिटी को कम नहीं करते हो, या तो क्या करो, वेलोसिटी को कंपेंसेट कर दो, अपनी गति को कम कर दो, नहीं अगर कम करते हो तो आपको ये जो रेडियस है ये वाला, ठीक है, मतलब, सर दिख नहीं है सर। अच्छा सर। अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा, आप फोन को पोर्ट्रेट मोड पे करो, जैसे वीडियो देखते हो वैसे करो, ओके, यस सर। अभी आपको प्रॉपर विजिबल होगा, चलिए, सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा अभी, देखें, जैसे क्या होता है, कर्व जो गिवन होते हैं, ये सपोज को एक लाइन थी, ओके, ये सीधी स्ट्रेट यस आपकी सर। रोड थी, और आपने क्या किया, ऐसे आपको उसको कर्व दे दिया, ठीक है, मोड़ दे दिया, तो ये जो आपने कर्व दिया है, ये कोई ना कोई एक रेडियस मान करके आपने त्रिज्या लगा करके, त्रिज्या मान करके कर दिया होगा, इतनी बात क्लियर है, हाँ। यस सर। अब देखिए क्या होने वाला है, जब ऐसे आप यहां से सपोज ये मूव कर रहे थे, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, तो दो आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो क्या करो, आप अपनी वेलोसिटी को कम कर लो, या तो अपनी गति को कम कर लो, या फिर आप अपनी त्रिज्या को बढ़ा दो। तो आपने एक इक्वेशन आपने देखा होगा, जो सेंट्री, प्लीज आप सुने, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, ठीक है, जब कोई पिंड, जब कोई बॉडी किसी त्रिज्य मोड़ पर आता है या त्रिज्य पथ पर चलता है, कर्व पर, जो वक्र पथ पर चलता है, तो उसमें क्या है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा, ये पढ़ा, मतलब मैकेनिक्स यस में सर। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा इस पिंड के बाहर की तरफ लगता है, ओके, मतलब जब ये मूव कर रही होगी बॉडी, तो अभी देखो, आप एक कॉमन सी फीलिंग के साथ समझो कि अगर यहां पर इस पथ पर आपका व्हीकल मूव कर रहा होगा, तो अगर आप ऐसे मोड़ दोगे तो आपके बाहर निकल जाने के चांसेस ज्यादा है, मतलब आप रोड से ऐसे बाहर चले जाओगे, ये चांस ज्यादा है ना। यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना, मतलब अगर तेज स्पीड में आते गए और आपने ऐसे मोड़ दिया, तो आप रोड से नीचे की तरफ गिर जाने के, बाहर चले जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, ये बात ओके, ठीक है। यस सर। और ये चीज जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू आप निकालते हो, वो आप क्या लिखते हो, एम वी स्क्वेयर बाय, वी स्क्वायर फाइव आर। ये कुछ होता था ना, ये क्या हो जाता यस था, सर। यस सर। तो देखिए, मैं आपको एक रिलेशन आपको बताऊंगा, ये एग्जैक्ट टर्म नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए, या तो क्या करो, अगर आपको फोर्स को कम करना है तो वेलोसिटी को कम कर दो, ठीक है, सामने दिख रहा है ना, एफ इज डायरेक्टली यस सर। प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो अगर आपको बल, आपका वो जो बल बाहर की तरफ लग रहा है, जो कि आपके व्हीकल को, जो कि आपके गाड़ी को बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो या तो क्या करो, अपनी वेलोसिटी को कम कर लो, या फिर ये जो त्रिज्या है, मतलब जिस त्रिज्या पथ पर आप मूव कर रहे हो, जो कर्व पर आप मूव कर रहे हो, उस त्रिज्या को ही बढ़ा दो। अगर आप ये कस के बढ़ा दोगे, आर को बढ़ाओगे, तो एफ अपने आप, मतलब लगने वाला बल अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर है बात, इतनी क्लियर है बेटा, हाँ, ओके, हाँ, तो देखिए, अभी ये या तो दो आपके पास ऑप्शन है, वेलोसिटी को बढ़ाओ या फिर रेडियस को बढ़ाओ, तो देखिए करते क्या है, देखें, यहां पर आपने क्या किया, ये जैसे आपका पथ जा रहा था, तो आपने यहां पर बाहर की तरफ ही मुड़ रहा था, तो आप इस जगह पर एक क्रॉस सेक्शन ले लो बेटा, ठीक है, ये आपका इनर साइड है, ये वाला अंदर वाला सिरा है, और ये आपका बाहर वाला सिरा है, ठीक है, तो अब क्या करते हो, ये सपोज एक्स वन था और एक्स टू था, तब देखिए होता क्या है, आप एक्स टू को थोड़ा सा कम झुकाते हो, और एक्स वन को, ये सेक्शन है, ये बेटा इस जगह पर क्रॉस सेक्शन है, एक्स वन एक्स टू का ये क्रॉस सेक्शन है, ओके, ये समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपका व्हीकल ऐसे जाएगा, तो जो बाहरी सिरा है वो ज्यादा उठा दिया जाएगा अपेक्षाकृत अंदर वाले सिरे की वजह से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेंडेंसी जो होती है व्हीकल के बाहर फेंक देने की होती है, इसलिए बाहर वाले सिरे को आप वापस से उठा देते हो, जिससे दोनों ही पहियों में समान बल आता है और ग्रिप अच्छी मिल पाती है, ठीक है। इसी चीज को आपने एक नाम दिया था, जिसको आप हाईवे इंजीनियरिंग में कहते हो सुपर एलिवेशन, क्या नाम देते हो, सुपर एलिवेशन, ओके, क्लियर है,
सर लेकिन जो यहाँ पे जो बना हुआ सर इको गाइडेंस के लिए सर क्या कह रहे हैं बेटा? और किसी ने भी माइक ऑन कर रखी हो तो प्लीज बंद करें पहले। बताएं। बोलिए बोलिए बेटा, कहां गए, बोलो। हेलो। इको गाइडेंस से अगर तो आज तक जो बोल रही है आवाज आपकी आ नहीं रही है बेटा। सर इको गार्डन से अवध चौराहे तक जो रोड है सर ये सर यहाँ पे लखनऊ में सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, लखनऊ लखनऊ में कहाँ पे? ये सर हाँ, लखनऊ में कहाँ पे? तो इको से हम आराम रहते हैं सर। इको गार्डन से अवध तक बोल रहा है। ये सर इको गार्डन से अवध तक जो सर है सर, हाँ, तो सर जो बुद्ध पार्क जो सामने वहां पे सर जो जो टर्न है सो राइट साइड में है, लेकिन एलिवेशन उसका जो है लेफ्ट साइड में है सर। अच्छा। तो वो किसी अलग कारण की वजह से दिया गया होगा, वो फिर सुपर एलिवेशन उसका पर्पस नहीं रहा होगा। तो उसका क्या कारण है यही नहीं समझ में आता सर वहाँ, क्योंकि स्पीड हाईवे है वो तो स्पीड ज्यादा वहां पे होती है, लेकिन वो एलिवेशन है दूसरे साइड में, अगर स्पीड गाड़ी है तो फिर वो लेफ्ट साइड में भागती है गाड़ी, अच्छा, टर्न है देखिए राइट साइड देखिए, में वहाँ मैं पे। मैं आपको बताऊंगा। वो चीज एक सिरा उठा देने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपका जब प्रॉपर कटिंग और फिलिंग को बैलेंस करना होता है, ठीक है, तब आपका एक ऐसा कारण हो सकता है। या फिर ड्रेनेज कंडीशन, जहां पर आप रह रहे हो, जिस जगह पर आप रह रहे हो, वहां पर अगर पानी की कोई समस्या है, पानी निकासी में कोई दिक्कत है, तब वहां पर भी ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन जो आपका ये प्रॉब्लम जो आपने पूछा कि अंदर वाला सिरा उठाया जाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, तो जब भी आप मोड़ पर, जहां पर भी वक्र होगा, जहां पर कर्व आपका दिया गया होगा, कर्व वाले सिरे पर जब ये किया जाएगा, तब हमेशा बाहरी सिरा ही उठाया जाएगा। ठीक है। आप जिस जगह के बारे में बता रहे हो, वहां पर संभव है कि कुछ कारण और रहा हो। ठीक है। ओके सर। यस। लेकिन जब सुपर एलिवेशन की बात करोगे, जिसको हिंदी में बाह्योत्थापन कहते हैं, उसकी जब आप बात करोगे तो उसमें आउटर आउटर जो है एंड, उसको ही उठाते हैं। ठीक है। मैं आप मुझे हुएवर इज टॉकिंग, जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज आप मुझे वापस से पर्सनल मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा इसी बात पर, और वो जगह कहां पर है तो मैं कल जाकर के सुबह देखूंगा। ठीक है। ओके थैंक यू सर। यस सर। सो आई शुड से वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। हाँ, यस सर। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। यस सर। Okay. So number of candidates are available. 15 number of candidates are present, and this Sandeep Kumar is not able to join. क्या हो रहा है संदीप के साथ? मैं इधर एडमिट कर भी रहा हूं बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। चलिए देखिए। क्यों सर? एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ, हो नहीं रहा क्या? यहाँ पे आप कनेक्ट हो चुके हो क्या? जी सर, दिखा रहा है फुल। चलिए ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज लिख के आ रही है ना कि ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट। चलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। सभी लोग अपनी माइक को बंद कर लें, ठीक है, और हम लोग वापस से शुरू करते हैं। ओके सर। यस। सभी को बोर्ड विजिबल है? यस सर। ओके, कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सभी लोग पोर्ट्रेट मोड पे आ जाएं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस करी थी, ठीक है, मींस जो भी 3 या 4 क्लासेस करी हैं, उसमें आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और मुझे जो आपका सिलेबस मिला है उसमें है कि 4 से या 5 यूनिट्स हैं आपकी शायद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में। तो आपकी पहली यूनिट वहां पर उस दिन लास्ट लेक्चर जो हमने कंटिन्यू किया था, मतलब फिनिश किया था, सो दैट वाज द एंड ऑफ नॉट अ सिंगल लेक्चर, इट कंप्लीट यूनिट, दैट इज फर्स्ट यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड एज पर बीटीयूपी। तो अभी क्या है, जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आपको ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, विजिबल हो रहा है। इस सेकंड यूनिट में क्या है कि जो व्हाटएवर द बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग, जो भी आपकी जो संरचना है, जो भी आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कैसा व्यवहार रहेगा इन सारी एक्टिविटीज के चलते। जब आप अर्थक्वेक आएगा उस समय कैसा बिल्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी और क्या क्या चीजें होंगी जो हम लोग को कैलकुलेट करनी है। नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन द सेकंड यूनिट, और यहां से आपकी सेकंड यूनिट शुरू होती है। देखिए, मैं आपको फिर कहूंगा कि जब हम लोग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या हुआ था, उस टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पी वेव, एस वेव और जो आपकी लव और रेले वेव्स थी, इनके बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कशन किया था। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताया था कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पर टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी थी विच इज गोइंग थ्रू आउट द सेशन, जो कि पूरे सेशन में चलने वाला था। यहां पर क्या होगा, ये सेकेंड यूनिट है, इसमें थोड़ा शुरुआती पार्ट में आपको
क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम लिखना है और वहां पर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में सारी चीजें चाहिए होंगी। वहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि पी वेव के बारे में बताएं, एस वेव के बारे में बताएं, तो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। सो फॉर दैट पर्पस आई एम प्रोवाइडिंग यू पी वेव, एस वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट वन वी विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द कंप्यूटेशन, दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। हम लोग कैसे मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। मैं किस लॉगरिथमिक स्केल के बारे में बात कर रहा था, और ये जो रिक्टर स्केल आती है, रिक्टर कौन थे और रिक्टर ने कैसा फॉर्मूला डिजाइन किया था, क्या निकाला था, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी विल फर्दर कंटिन्यू टुवर्ड्स द साइस्मिक बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग। और जैसा कि आपको सिलेबस, आपके पास किसी के पास सिलेबस है इसका जो कॉलेज से दिया गया है या नहीं? नो सर, कॉलेज वाला नहीं है। अच्छा, कॉलेज वाला सिलेबस नहीं है। सो आई डेफिनेटली आई ड्रॉप दैट सिलेबस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। वहां से आप देख सकेंगे, क्योंकि आपका वो सीरियल वाइज सीरियल जो है उसमें दो चीजें बहुत अच्छी लिखी हुई है। सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडीइंग दिस कंप्लीट कोर्स अ स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी इसने कोर्स किया होगा तो उसको कुछ ना कुछ ये चीजें कंप्लीट होने के बाद वो आंसर कर सकेगा, वो बातें हैं। और नीचे उसका प्रॉपर सिलेबस पैटर्न है। तो अपना सिलेबस जो है, अपना जो भी कोर्स चल रहा है वो उसी पैटर्न पर ही चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, वो सारा का सारा हो जाएगा। और यहां पर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वी शैल स्टार्ट। जस्ट लुक एट द बोर्ड। या सो अभी तक आप लोगों ने ये चीज ओवरव्यू में आपको मालूम चल चुका है कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, दैट इज बॉडी एंड द सरफेस वन। एक आपके मैंने बताया था कि बॉडी वेव थी और दूसरी थी सरफेस वेव। मैंने जब बॉडी वेव और सरफेस वेव का डायग्राम आपको दिखाया था तो वो कुछ ऐसा था। यहां पर आपका फोकस हुआ करता था, यहां पर आपका स्टेशन हुआ करता था, दिस वाज स्टेशन एंड दिस वाज द पॉइंट एपिसेंटर। अब मुझे लगता है इन सारी चीजों में किसी को भी किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट होता था। अब देखिए यहां से इनफाइनाइट डायरेक्शन में, मतलब 360 डिग्री पर बॉडी वेव जो है वो फ्री थी किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाने को। लेकिन हमने बोला था जो द लीस्ट डिस्टेंस एंड द वर्टिकल वन, जो बिल्कुल इस फोकस बिंदु के सबसे ऊपर सरफेस का जो पॉइंट था, उसी पॉइंट को आपने नाम दिया क्या, एपिसेंटर। और जो दूसरा एपिसेंटर से स्टेशन तक का डिस्टेंस था दैट वाज एपिसेंट्रल डिस्टेंस। अभी देखें, अब यहां पर आती है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स की बात। तो जब यहां से फोकस से, इस फोकस पॉइंट से जब भी ये ट्रेवल करना शुरू हुआ, ये जो भी वेव्स आपकी ट्रेवल करना शुरू करी, तो विद इन द अर्थ सरफेस, धरती के नीचे ही, जब बॉडी का इंटरफेस से, मतलब जो भी जिस तरीके से बॉडी बनी हुई थी, आपकी अर्थ बनी हुई थी, उसके भीतर से पास करने वाली जो भी आपकी वेव्स थी वो आपकी कहलाई बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब पिंडीय तरंगे, मतलब पिंड से होकर के गुजरने वाली जो तरंगे थी, बॉडी से ट्रांसमिट होने वाली जो तरंगे थी, वो आपकी कहलाई बॉडी वेव्स। फिर यही बॉडी वेव्स जब आपकी सरफेस पर आ गई, यू जस्ट सी इन द ब्लू कलर, नीले रंग से देखें, यही जब तरंगे आपकी सरफेस पर आ गई तो ये आपकी कहलाई सरफेस वेव्स, ठीक है। इन्हीं दो का आपको स्टडी है, यहीं पर मैं इसी के बारे में बोल रहा था, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पढ़ना है। वो देखिए बॉडी वेव्स पी और एस वेव होती हैं, दो टाइप की कैटेगरी है इसमें, पी और एस, दैट इज प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी पी वेव, सेकेंडरी वेव सॉरी, दिस इज एस वेव। और उसके बाद जो आपका आता है सरफेस वेव। सरफेस वेव में आपका दो फिर से कैटेगरी होती है। उसमें क्या है कि आपका सरफेस वेव में जो पहला है लव वेव एंड सेकेंड वन इज रेले वेव। प्लीज कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आप प्रमोट करते रहिएगा कि चीजों आप भी पूछते जाइएगा जिसमें मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं, ओके। एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये क्लास बिल्कुल अपने जैसा ही, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, कोई टीचर वीचर वाला बीच में गैप मत मेंटेन करना, ठीक है। जो जैसा जिसकी जैसे समझ में क्वेश्चन आता है, यू जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। या डेफिनेटली। नाउ यहां पर देखिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जो कि आपको एज इट इज जब आपके क्वेश्चन में, जब आपके सॉरी पेपर में जब आपसे पूछा जाए तो वहां पर आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। और इसी में कुछ कुछ बातें होंगी जो मैं आपको और ज्यादा तरीके से बताऊंगा। फिर आप दोनों में अंतर करना सीख जाओगे कि दोनों टाइप की वेव्स कैसी थी और उसमें क्या क्या डिफरेंस था। चलिए देखिए यहां पर पी वेव्स जो है, पी वेव्स को मैंने बताया था कि व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव। अपने पीछे वाले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं कि इसको प्राइमरी वेव क्यों कहते थे, क्योंकि स्टेशन पर पहुंचने वाली सबसे ज्यादा जो तेज वेव थी, जो सबसे पहले पहुंचने वाली जो वेव थी, वही कहलाई थी आपकी पी वेव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के आगे लिखा हुआ है, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, देखिए सपोज क्या है, आपके पास इस तरीके का कोई एक मीडियम है, ओके। ये सपोज आपकी अर्थ सरफेस है,
मतलब अर्थ सरफेस का, ये अर्थ का पार्ट है, अर्थ के अंदर का। और आपकी मैं इसको ग्रिड फॉर्म में दिखाना चाहता हूं क्योंकि कन्वेंशनल तरीका यही है, ग्रिड फॉर्म में ही अर्थ सरफेस को दिखाया जाता है। देखिए अब अगर आपकी पी वेव, कोई वेव आती है, वो ट्रेवल इधर करती है, तो इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही हो और उसका जो इफेक्ट हो, मतलब अगर इस दिशा में ये चल रही हो और उसका जो प्रभाव हो वो भी इसी दिशा में ही रहे, तब आपको उस वेव को बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में बोले तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जिस दिशा में वो चल रही हो उसी दिशा में ऑसिलेशन, मतलब जो कण है, अब ये मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस का पार्ट है, जो जमीन के नीचे का पार्ट है, ये उसका पार्ट है। पिंड जो है जिससे वेव गुजरने वाली थी वो यही है, तो आपकी धरती यही है। अब यहां से अगर गुजरने वाली है तो इसके जो कण है, इस धरती पार्ट के जो कण है, उनका मोशन, वो जो मूव करेंगे इस वेव के साथ में, इस वेव के प्रभाव में, इस तरंग के प्रभाव में, जब वो कण मूव करेंगे तो उनका मोशन उसी दिशा में होगा जिसमें ये तरंग मूव कर रही है, तो उस तरंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। ये बात क्लियर है इतनी, या नहीं क्लियर है? मुझे वापस से रिपीट करना चाहिए, कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज बोले। सर रिपीट कर दीजिए। देखिए जैसे आपकी तरंग इधर इस दिशा में मूव कर रही थी, तो ये वाला यहाँ पर जो पार्टिकल है ये भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मतलब इसका जो मोशन होगा वो भी इसी दिशा में ही होगा। ठीक है, मतलब वेव भी आपकी इस साइड जा रही थी और जो ये कण था आपकी धरती का, जो आपके अर्थ का कण था, पार्टिकल था, वो भी इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो दैट वेव इज कॉल्ड प्राइमरी वेव, दैट वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कणों का मूवमेंट या फिर माध्यम के कणों का जो इधर उधर गति करते रहते हैं पर कण, उनका मूवमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें आपकी वेव, जिसमें आपकी तरंग गति कर रही है। क्लियर है बात? ओके सर। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट टू रीच द स्टेशन विद अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सबको ये बोर्ड जो मैंने लिख रखा है वो तो विजिबल है ना? यस सर। ओके, फर्स्ट टू रीच द स्टेशन मतलब ये वेव सबसे पहले पहुंचने वाली वेव थी, स्टेशन पर पहुंचने वाली। अब देखिए सबसे पहले अगर पहुंचेगी तो इसका मतलब वो काफी तेज गति से आ रही होगी ना, मतलब एक अगर दो बिंदु थे ए और बी, दो चीजें अगर चलती हैं ए पॉइंट से बी पहुंचने के लिए, दो लोग थे, अगर कोई भी उसमें से एक बी पॉइंट पर पहले पहुंच जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि वो पहला ए वाले की वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा थी। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस अगर स्टेशन पर पहले पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इट कैन पास थ्रू एनी मीडियम, मतलब ये आपको मैंने बताया था नीचे वाले पार्ट में जहां पर ये मेंटल से जनरेट होता था, वहां पर द्रव, जो आपकी अर्थ है वो द्रव पिघली हुई अवस्था में भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और गैस भी हो सकता है, पॉसिबल हो। ठीक है, अब यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि ये पी वेव जो है किसी भी माध्यम से गुजर सकती है, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, सॉलिड में भी पास कर जाएगी, लिक्विड में भी पास कर जाएगी और जो आपकी एयर है उसमें भी पास कर जाएगी। अगला लिखा हुआ है दीज वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स, ये तरंगे ध्वनि तरंगों की जैसी होती हैं, वो यूं, क्योंकि ध्वनि तरंगों का बर्ताव और व्यवहार आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे ही है वो भी, इसलिए आप इनको कंपेयर कर सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज आपने अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए पढ़ी थी वो आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर क्या है, इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है, लिसन टू इट, देख और सुनते भी जाएंगे और देखते भी रहेंगे। देखिए क्या होगा, इस तरह की जब तरंगे हैं तो ये जब इधर की तरफ मूव करेंगी तो ये मीडियम के, माध्यम के कुछ पार्ट में कणों को बहुत पास पास ले आएंगी, ऐसे विजिबल है? माध्यम के कणों को किसी स्थान पर ये बहुत पास पास ले आएंगी और वहीं किसी जगह पर ये कण आपस में बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूंगा इसमें ये मैं क्या बना रहा हूं। देखिए तो इस जगह पर देखिए जो भी पार्टिकल्स थे, जो कण थे, उनका कंप्रेशन हो रहा था। जब तरंग उस माध्यम से गुजर रही थी तो वहां पर किन्हीं बिंदुओं पर आपने देखा था कि सारे के सारे कण एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब वो कंप्रेस हो रहे होंगे, मतलब वो दब रहे होंगे, और कहीं कहीं पर आपको जब वो वेव पास होगी तो वो दोनों कण एक दूसरे से दूर होते होते दिखाई देंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं, यहां पर जो है ये कंप्रेशन हो रहा है और जहां पर ये कण आपस में एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फिनोमेना है ये आपको पी वेव में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? एनी डाउट? Yes sir. Okay, that's good. Next one, we have mentioned that point. In the medium you will see
रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब देखिए ये इस पी वेव की जो वेलोसिटी होती है ये नियर अबाउट दिस इज अ रेंज 5 से लेकर 15 किलोमीटर पर सेकेंड तक की होती है। ध्यान रखें 15 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 15 किलोमीटर तक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में, पलायन वेग के बारे में, उसकी नियर अबाउट वैल्यू जो निकलती थी वो 11 पॉइंट समथिंग करीब करीब कुछ निकल के आती थी, ठीक है, एंड इट इज अबाउट किलोमीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर पी वेव की जो वेलोसिटी है वो 5 से 15 किलोमीटर पर सेकंड के रेंज में रहती है, ठीक है। ये बात हो गई पी वेव के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट एस वेव। देखें एस वेव में क्या है, एस वेव इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, सेकेंडरी वेव। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं इसको सेकेंडरी या फिर ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं। देखिए ये आपका सेम वही माध्यम है, ये आपका सेम जैसा मैंने ऊपर बनाया था कि ये आपका मीडियम में बना रहा हूं और आपका मीडियम यहां पर अर्थ होता है, ठीक है। इसमें क्या है आपकी जो एस वेव होती है, एस वेव डायरेक्शन इस साइड ट्रेवल करेगी, लेकिन ये जो हानिकारक जो इसके प्रभाव होंगे वो इसके प्रभाव इसकी या तो राइट साइड होंगे या फिर लेफ्ट साइड होंगे। मतलब ये ट्रेवल आगे की तरफ करेगी, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, जो ये झटके उत्पन्न करेगी, मतलब जो ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं जैसे दोलन काल, तो जो इसके दोलन होंगे, जो आपको झटके महसूस होंगे, वो इसकी चाल की दिशा के समकोण होंगे। मतलब वेव अगर ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायग्राम को देखें, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसके जो ऑसिलेशंस होंगे, मतलब प्रोपोगेशन जो होगा, इस तरंग का जो संचरण होगा वो इसके समकोणक दिशा पर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि सपोज आप एलपीएल के गेट पे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन आप कानपुर की तरफ मूव कर रहे हैं। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द कानपुर, सो जो आपका एरिया जो कवर कर रहा है वो आपका एलपीएल साइड वाला एरिया भी कवर हो रहा है, और साथ में दाहिनी तरफ आप देखोगे जो कृष्णनगर कोतवाली है वो भी आप कवर कर रहे हो। मतलब आपका इफेक्ट जो है, आप मूव तो कानपुर की तरफ कर रहे हो, लेकिन आपका जो इफेक्ट है वो उसके या तो बाएं तरफ है या फिर दाईं तरफ है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, इसी फेनोमेना को बोलते हैं ट्रांसवर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। शेयर वेव क्यों बोलते हैं, अभी आपको अगला जब मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा देन आई विल टेल यू व्हाई दीज वेव्स आर कॉल्ड शेयर वेव्स। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो आपका ये गिवन है कि इट्स वेलोसिटी इज लेस देन पी वेव। मैंने आपको बोला था कि ये वेव ऐसी वेव है जो पी वेव से बाद में पहुंचती है स्टेशन पे, सो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी पी वेव से कम होगी। इसकी वेलोसिटी नियर अबाउट 4 to 7 किलोमीटर पर सेकंड के करीब करीब होती है। यहां पर एक चीज देखें, इसमें लिखा हुआ है दीज वेव्स कैन ओनली ट्रेवल फ्रॉम सॉलिड मीडियम, ठीक है, ओनली सॉलिड मीडियम में ही ये वेव आपकी ट्रेवल करेगी, मतलब लिक्विड या फिर जो आपका गैस मीडियम बनता है उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस वेव को क्या बोलते हैं, शेयर वेव बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट। यहां पर आपकी परिभाषा खत्म होती है, लेकिन आपको फील अभी भी नहीं आया होगा। मैं इस तीसरे पॉइंट को मैं फील कराऊंगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड शेयर वेव, और ऐसा क्यों है। ओके, सो अभी देखें, मुझे लगता है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, सारे के सारे लोग आ चुके हैं क्या? नियर अबाउट 16 पीपल्स आर देयर। अटेंडेंस ले ली जाए? Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके। इसके बाद तो कोई आने वाला है नहीं? लगता तो सर ऐसा ही। जस्ट अ मोमेंट, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, बच्चे ऐड हो रहे हैं, है ना, तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ओके सर अटेंडेंस के लिए ऐड हो रहा है। अच्छा, अटेंडेंस के लिए ऐड हो रहा है, ओके। बेटा संदीप तुम ज्वाइन हो ना? यस सर। ओके, बिकॉज अभी भी आपका नोटिफिकेशन वही आ रहा है कि संदीप जस्ट वांट टू ज्वाइन दिस कॉल। तो आप जो है अटेंडेंस जब मैं यहाँ पर, हाँ बोले। ऐसा क्यों सर जी? अरे जब आप ज्वाइन हो तो फिर दिक्कत क्या, वो कुछ भी दिखाए, है ना। ओके ओके सर। चलिए, नियर अबाउट 21 पीपल्स आर देयर। तो अभी देखिए मैंने आपको तीसरा पॉइंट डिस्कस किया। उस तीसरे पॉइंट में क्या है कि द वेव वेलोसिटी, दीज वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड मीडियम। देखिए जब भी आपका, अगर आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा और आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो या कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी बॉडी पर बल आप अध्यारोपित कर रहे हो हिंदी वालों के लिए, तो उसमें क्या होगा सॉरी,
अगर वो बॉडी मूव नहीं करती है, अपनी पोजीशन पे रहती है, तब तो उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, तब तो उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। लेकिन आपने अगर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी को आपने धक्का दिया और वो बॉडी मूव कर गई, ठीक है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आ गया। मूव कर जाना मतलब ट्रांसलेशन भी हो सकता है, या फिर उसकी डायमेंशन में चेंज हो जाना, मतलब उसके आकार में चेंज आ गया। आपने फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ। अगर बॉडी फ्रीली मूव कर पा रही है, अगर आराम से बॉडी एक जगह से या उसका शेप में फ्रीली चेंज आ जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी जैसे सॉलिड बॉडी थी, सॉलिड बॉडी होती है, आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? उसका सॉलिड होने के चलते उसका शेप चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से जब सॉलिड होने के चलते शेप चेंज नहीं होता है, तब उसमें क्या स्ट्रेस जनरेट शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रतिबल उसमें उपजते हैं। लेकिन अब देखिए बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की बात अगर करें तो आपने उससे फोर्स लगाया, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? लिक्विड में टेंडेंसी होती है बह जाने की, वो फ्लो कर जाएगा तुरंत, ठीक है। जब वो फ्लो कर गया तो उसमें किस बात का स्ट्रेस, उसमें किस बात के प्रतिबल उपजेंगे, मुझे बताएं। सॉलिड जो है, सॉलिड जब बॉडी रहती है तो उसका एक फिक्स पैरामीटर है, फिक्स पैमाना ये है कि वो अपने शेप को चेंज नहीं होने देगा। जब उस पर बल लगाया जाएगा तो वो उस बल का विरोध करेगा आंतरिक तौर पर, और ये आंतरिक तौर का जो विरोध है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी को तो आप प्रतिबल का नाम देते हो। लेकिन आपका जब लिक्विड की बात आ जाती है, जब द्रव की बात आ जाती है, या फिर गैसेस की बात आ जाती है, तो आप इस पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये मूव कर जाते हैं। इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स बॉडी डायमेंशन नहीं है, इसके चलते मूव कर जाते हैं। और जब ये मूव कर गए तो उसमें किसी बात का कोई भी प्रतिबल नहीं उपजा। समझ में आया बात? सो देखिए, लिक्विड जो है और जो गैसेस हैं, उनमें किसी भी तरीके की शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है। इसीलिए आपकी ये जो एस वेव है, ये हमेशा हमेशा सॉलिड में ही आपको दिखाई देगी, आपको लिक्विड और उसमें गैस फॉर्म में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें shear stresses absent होती हैं, इसमें shear stresses absent होती हैं। that is why it is also called shear wave। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है बात? Okay, sir. नेक्स्ट वन इज वेव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं ये चौथा पॉइंट अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया भी था कि जिस दिशा में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होती है, इसका जो वेव प्रोपोगेशन है, मतलब इसका जो प्रभाव है, तो वो आपको इसके परपेंडिकुलर, इसके समकोणक देखने पर मिलता है। और इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है, इन तरंगों की, ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे आपकी प्रकाश तरंग है। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने प्रकाश तरंग के लिए पढ़ी हो फिजिक्स में, ये सारी की सारी वैलिड हो जाती हैं आपकी एस वेव पर। यहां पर और बात बता दें, चूंकि इनकी वेलोसिटी पी वेव से कम रहती है, ओके, इनकी वेलोसिटी पी वेव से कम रहती है। मतलब ये कि जैसे आप ध्यान रखो कि देखिए, सभी को बच्चों विजिबल है ना बोर्ड? Yes, sir. ध्यान दें, सपोज देखिए, ये आपके पास कोई एक रूम है, ये आपके पास एक कोई रूम है। इस रूम में दो बच्चे हैं, ए और बी। ए बहुत ज्यादा शरारती है और बी भी बहुत ज्यादा शरारती है, लेकिन ए बड़ा है बी से, मतलब ए के पास ज्यादा पावर है, ए के पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है। तो मतलब एक ये रूम था कोई, ये नीचे जो बॉक्स दिख रहा है, दिस वाज अ रूम, ये कोई रूम था, वो यहां से गुजरेगा तो उसके पास पावर और स्टेमिना ज्यादा है। वो शरारती तो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पावर और स्टेमिना ज्यादा है, वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही इस रूम को पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। सेकंड वन जो बी है, उसके पास पावर और स्टेमिना कम है, मतलब उसकी दौड़ने भागने की जो टेंडेंसी कम है, लेकिन वो शरारती उसी लेवल का है, मतलब इवन उससे भी ज्यादा है। तो देखिए, अब ये पार करने में इसको 1 घंटे का टाइम पूरा लग जाएगा बी वाले बच्चे को। तो ये शरारती था उसी लेवल का। अब ये 1 घंटा बच्चा इसी रूम में रुकेगा तो इस कमरे का क्या हाल करेगा? कमरा सलामत रह जाएगा या टूट जाएगा? बोले? खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, कमरा टूट जाएगा। तो मतलब यही सेम फिनोमेना जो है एस वेव के साथ है। मतलब एस वेव की वेलोसिटी कम थी, वो धीरे धीरे मूव कर पा रहा था पी वेव की अपेक्षा, इसीलिए जब वो किसी पार्टिकल से गुजरेगा, किसी बॉडी से गुजरेगा, तो उसको कंप्लीटली डैमेज कर देगा। बात रिलेट कर पा रहे हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज लव वेव्स एंड अनदर वन इज रेले वेव। देखिए, लव वेव में क्या है आपकी, ये दोनों की दोनों सरफेस वेव थी। तो ये जब भी बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है सरफेस की तरफ, मतलब जब कोई तरंग
बॉडी पिंडीय तरंग जब सरफेस पे आ रही होगी तो उस इंटरेक्शन पर, उस इंटरफेस पर, मतलब उन दोनों के संधि स्थल पर जो वेव्स आपको देखने को मिलेंगी वहां से आपको मिल जाती हैं सरफेस वेव्स। और ये सरफेस वेव ही आगे दो फॉर्म में आपको कैटेगरी हुई है, उनकी कैटेगराइजेशन किया गया है, दैट इज लव वेव एंड सेकंड वन इज व्हाट, रेले वेव। क्लियर है बात? अब देखिए लव, यहां पर जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है वो यही बात जो मैंने अभी आपको बताई, दीज वेव्स आर सीन एट द इंटरफेस ऑफ बॉडी एंड सरफेस, दीज वेव्स आर डोमिनेंट एट द डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम एपिसेंटर। देखिए लव वेव्स जो है, लव वेव का प्रभाव आपके एपिसेंटर से जितना दूर आप जाते चले जाओगे, ठीक है, वो आपको लव वेव वहां पर डोमिनेंट होती चली जाएगी। मतलब ये उनका प्रभाव एपिसेंटर से जितना ज्यादा दूर जाओगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए लिसन, सेकेंड पॉइंट जो आपका गिवन है उसमें है कि सरफेस वेव्स आर मोर डिवास्टेटिंग देन द बॉडी वेव्स। मतलब सरफेस वेव जो है वो बॉडी वेव से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये देखिए आपका जो भी नुकसान हो रहा था, जो भी आपकी क्षति हो रही थी, जो आपकी इमारतें गिर रही थी, जो भी आपका डैमेज हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? वो धरती के नीचे तो हो नहीं रहा था 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर नीचे, वो आपका जो भी कुछ डैमेज हो रहा था वो आपका सरफेस पे हो रहा था ना। जो आपने बिल्डिंग्स बना रखी थी वो तो सरफेस पे थे, आदमी जो पाए जा रहे थे, जो कैजुअलिटी हो रही थी वो आपकी सरफेस पर थी। तो फॉर दैट पर्पस ये लव वेव जो है, जो कि आपकी सरफेस वेव के अंतर्गत आती है, ये नुकसान ज्यादा करती है किससे? बॉडी वेव्स की अपेक्षा। क्लियर है बात? चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? ओके, नियर अबाउट 20 to 20 पीपल्स आर देयर। मैं अटेंडेंस ले लूं? यस सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूं। 21 पीपल्स आर देयर। सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सर मेरा भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ संदीप, जी सर। आपका जो नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, जी जी। ये हट ही नहीं रहा है स्क्रीन से। तो अटेंडेंस लगेगा नहीं? अब पता नहीं, अटेंडेंस तो आपकी बहुत मजबूती से लग गई मुझे लग रहा है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, नियर अबाउट 20 to 20 पीपल्स आर देयर। जस्ट अ मोमेंट। Everyone is there? सभी लोग हैं ना यहाँ पे? Yes, sir. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक योर अटेंडेंस एट दिस मोमेंट, ठीक है? मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने लोग आपके लोग हो यहाँ पे, सब लोग। ओके, या अटेंडेंस कैप्चर होगी डियर, ठीक है? और अटेंडेंस का कोई भी इशू नहीं है, जो भी नहीं भी आएगा तो आप मुझे वापस से बोल दोगे वहां पे, ठीक है? वहां पर आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। ऐसा कुछ अटेंडेंस के लिए मत पढ़ो यार, ठीक है? चलिए, अब देखिए सेकंड टॉपिक पे आता है, सरफेस वेव्स आर मोर डेवास्टेटिंग देन बॉडी वेव्स। मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो सबसे सरफेस वेव में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करने वाली जो वेव थी वो आपकी थी यही आपकी लव वेव, सबसे तेज ट्रेवल करने वाली वेव थी। ओके, ये बात क्लियर है? कहां चले गए सब लोग? एनीवन हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? रेले वेव। रेले वेव में क्या है? देखिए, मैं आपको विजुअल हूं, स्क्रीन दिखाई दे रही है? लो, ये ओपन बोर्ड Yes, sir. प्रॉब्लम आ गई। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, ईच एंड एवरीवन, सबको दिखाई दे रहा होगा। Yes, sir. दैट इज गुड। मैंने आपसे भी क्या बोला? मैंने बोला जैसे झूला होता है, झूला ऊपर वाले दो सिरों पर रस्सी से बंधा रहता है, नीचे उसमें बच्चा बैठा रहता है, और जैसे जिस तरीके से वो मूव करता है
तो वो फेनोमेना आपने जब भूकंप आता है, काफी अगर लंबी आपकी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग की ऊंचाई काफी अगर ज्यादा हो, तो वहां पर आपको वो झटका, जो हिलोरा बिल्डिंग को लगता है कि ना कि बिल्डिंग कभी, देखिए बोर्ड को देखें, ये अगर ऐसे है तो आपको लगता है कभी बिल्डिंग इस साइड जा रहा है, कभी बिल्डिंग इस साइड जा रहा है, ऐसे ऐसे ये पेंडुलम के जैसे मोशन करती है बिल्डिंग। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो फेनोमेना है ये रेले वेव के चलते ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेले वेव। यहां पर ये फेनोमेना जो आपको दिखाई देता है, दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रेले वेव। रेले वेव को आप और एक तरीके, दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जब आप कोई भी छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा या डीले का टुकड़ा जो भी आप पानी में डालते हो, तो जो तरंग आपको दिखाई देती है, ठीक है, ओके, जो तरंग उसमें सरफेस में आपको दिखाई देती है शांत जल में या लेक में या किसी तालाब में, तो वो बिल्कुल जो तरंग है वो रिले वेव के ही पैरेलल है। जैसे आपने यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपने कोई टुकड़ा डाला तो आपको जो रिपल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो पानी में उठने वाली तरंगे हैं, वो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द एलिप्टिकल पाथ इन वर्टिकल प्लेन, मतलब ऊर्ध्व तल में दीर्घ वृत्तीय पथ पर जो ये कणों का जो मूवमेंट होता है वो रेले वेव्स के अंतर्गत ही होता है। आप पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में कि जिस तरीके से जब बिल्डिंग वर्टिकल प्लेन में जब ये इधर उधर मोशन कर रही होती है, मतलब ऑसिलेशन, जिस तरीके से सरल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक जब आपका गति करता है, तो वो गति जो बिल्डिंगों में दिखाई देती है, संरचनाओं में जो दिखाई देती है, वो रिले वेव के चलते ही होती है, ठीक है, ये बात क्लियर है सर। अब यहां से अगला जो टॉपिक है वो देखिए, मेजर, यहां पर ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स आता है, उसमें आता है साइस्मोग्राफ। तो इस तरीके के जितने भी आपको कंपन, जितने भी आपको तरंगे दिखाई दी है, इन्हीं सब का हम लोग आगे चल के क्या करते हैं, पहले तो मेजरमेंट करते हैं। अभी मेजरमेंट कैसे होगा, क्या होगा, इस पर आगे ध्यान करेंगे। और ये जो भी आपको तरंगे दिख रही है, मूवमेंट उसका दिखाई पड़ता है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स। ग्राउंड मोशन पैरामीटर ही वो होते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरी तो उसमें किस प्रकार का कंपन हुआ, किस तरीके से बॉडी आगे पीछे मूव करी, उसी चीजों को बोलते हैं ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स। क्लियर है? मैं आपको ये बात काफी बार रिपीट कर चुका हूं। इट इज क्लियर टू यू ईच एंड एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट? हाँ, यस सर। ओके, सभी लोग बताएं कि सिर्फ 23 लोग हैं यहाँ पर, 23 लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है, इससे ऊपर अलग कोई नहीं ना? सबके अलग है, कोई नहीं है। चलिए ठीक है। सर जी, हाँ बोले प्लीज बोले। अभी थोड़ा लेट हो गए थे सर जी, हमारा नहीं हुआ होगा। आदित्य कुमार यादव देख लीजिए थोड़ा। आदित्य कुमार यादव, यस सर, आदित्य थोड़ा कुमार, लेट हो गए सर जी आज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आदित्य कुमार ना, यस, आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड है बेटा, रिकॉर्ड है। द कंप्लीट क्लास इज अंडर रिकॉर्डिंग, सारा का सारा ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड है, आपके अटेंडेंस है मेरे पास। सो धन्यवाद। अभी देखिए साइस्मोग्राफ, साइस्मोग्राफ क्या होता है, देखिए मैं आपको कुछ ऐसे एक डायग्राम बताने की कोशिश करूंगा। सपोज यहां पर क्या है, इस तरह की कुछ एक युक्ति होती है, ये आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। ये पेन कुछ ज्यादा मोटा नहीं चलने लगा यार, अब सही है ना? इस तरह का एक यहां पर ये आपका कैंटिलीवर टाइप का कॉलम होता है एक, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं एक सिंपल रॉड से, और वो रॉड इधर एक ड्रम होता है, ड्रम पर एक पेपर होता है, ठीक है। ये ड्रम पर एक पेपर लगा होता है, और ये रॉड जो है, जब भी ग्राउंड में कुछ भी झटके महसूस होते हैं, तो ये ग्राउंड वाला पार्ट इधर जाता है, और ये इस साइड, ये चूंकि इनर्शिया के चलते कॉलम यहीं पर रुका रह जाता है, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव मोशन होता है, मतलब आपकी जो धरती है वो बाएं तरफ जा रही है, और ये आपका उसी जगह रुका हुआ है, तो ये दाहिनी तरफ जा रहा है। तो दोनों के चलते जो भी ये मोशन हुआ है, वो धरती तो मूव करी थी जाकर के, वो रिकॉर्ड आपका इधर आ जाता है। एक ये रॉड होती है, रॉड के चलते, क्लियर है बात? अब ये इसको आगे चल के पेपर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, बट आजकल के फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। आज के डिजिटल टाइप के मीटर्स हैं, ब्रॉडबैंड मीटर्स, वो सारा का सारा क्या करते हैं, डिजिटली डेटा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो आपका एक ओवरऑल व्यू है कि ऐसा कि ग्राउंड का जो भी झटके हैं, जो भी आपको झटके महसूस होते हैं, वो आपको इस पेंडुलम नुमा यंत्र जो बनाया है मैंने, उससे आपको रिकॉर्ड करके वो एक पेपर पे प्लॉट कर देता है। उसी को बोलते हो क्या, साइस्मोग्राफ। ये कंप्लीट डिवाइस जो है, ये साइस्मोग्राफ डिवाइस है। इसी साइस्मोग्राफ से आपको साइस्मोग्राम मिल जाता है, और उसमें एक्चुअल में जिस तरीके से मूवमेंट होता है झटकों का, जो भी आपके कंपन थे, जो एनर्जी जैसे ट्रेवल करी थी वेव,
वो आपको दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, ये आप जब अपनी बुक में आप देखोगे तो ये डायग्राम वगैरह वाला भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक में क्या है, मैंने उस दिन में आपको बताया था अर्थक्वेक। व्हाट हैपेंड बेटा? चलिए चलिए देखिए, अच्छा देखिए इधर देखें, यहां पर क्या है, ये आपका अर्थ सरफेस है, क्लियर, दिस इज योर अर्थ सरफेस। यहां पर क्या होता है, ये आपने रिटेनिंग वॉल पड़ी होगी, तो एक रिटेनिंग वॉल टाइप का कैंटिलीवर वॉल यहां पर बनाते हैं। ठीक है, अब जब भी बुक इसको आप कनेक्ट करते हो, यहां नीचे रोलर्स लगे रहते हैं, मतलब ऐसा युक्ति होता है कि ये कंप्लीट जमीन पर नहीं रुकता। ठीक है, इसके नीचे रोलर्स लगे होते हैं, मतलब नीचे का पार्ट अगर साइड में सरकना चाहे, इस तरीके से अर्थ सरफेस अगर सरकना चाहे तो ये अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये वाला जो कैंटिलीवर कॉलम है, ओके, ये जो कैंटिलीवर कॉलम है ये अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। अब यहां पर ये कनेक्ट होता है एक रॉड से, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड रॉड। ठीक है बेटा, ये रॉड होती है और ये रॉड आगे एक ड्रम होता है, ड्रम पे एक पेपर लगा होता है। ठीक है, ये ड्रम पर एक पेपर लगा होता है और यहीं पर इसको मार्किंग करने के लिए पेन लगा होता है। तो ये जब भी भूकंप आता है, भूकंप की वेव इधर नीचे से आती है, तो ये अर्थ अगर है राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, जहां कहीं भी मूव करेगा अर्थ आपकी मूव कर जाएगी, लेकिन ये कॉलम आपका अपनी ही जगह पर रहेगा। तो जब अर्थ आपकी मूव करती है तो जो रिलेटिव मोशन है उसके चलते इस ड्रम पर, यहां पर जो पेपर लपेटा है, इस पेपर पर ये आपका कलम से मार्क हो जाता है कि किस तरीके की वेव आई थी और वहां पर मोशन कैसा हुआ। और ये मोशन क्या है, ये एक्सेलरेशन के फॉर्म में आपका जो है एक्सेलरेशन के फॉर्म में प्लॉट होता है, ये आपको एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिखाई देता है। ओके, समय के साथ साथ अभी देखिए समय तो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, मैं अभी क्लास अगर ले रहा हूं तो समय तो आपका मूव हो ही रहा है, चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। तो समय के फॉर्म में ये जो झटके हैं वो एक्सेलरेशन के टर्म्स में वाई एक्सिस पर दर्ज हो जाते हैं और उसी को आप नाम दे देते हो क्या, साइस्मोग्राम। और ये जो कंप्लीट आपका डिवाइस है जो स्टेशन में आपका लगा होता है, इसी चीज को बोलते हो साइस्मोग्राफ, और ये आपका डिवाइस होता है। लेकिन ये आज के इस समय टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये डिजिटल मीटर्स हैं, ब्रॉडबैंड मीटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जमीन में, वहां से सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपकी ली जाती है। लेकिन ये जो कन्वेंशनल तरीका था ये भूकंप मापने का, वो यही है जो आपकी कोर्स में दिखाया गया है। क्लियर है? जी सर। ओके, अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक में क्या, कि अर्थक्वेक को आप दो तरीके से माप सकते थे। मैंने उस दिन कहा था कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, मतलब मात्रात्मक जिसमें आप गणनाएं करके निकालते हो, और दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। सिर्फ आपने देखा कि एक जगह आपको कोई चीज दिखाई गई, वहां पर थोड़ा सा कम डैमेज था, दूसरी जगह चीजें दिखाई गई जहां पर आपको लग रहा था कि बिल्डिंग्स काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, रोडें सड़कें सब फट गई हैं, बहुत ज्यादा डैमेज आपको दिखाई दे रहा था। तो आपने बोला कि ये जगह पर ज्यादा विनाशकारी भूकंप था एज कंपेयर टू दिस प्लेस। आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे किसी जगह पर बारिश हो और इतनी बारिश हो कि बस सतह गीली हो जाए और आपका मौसम थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाए। वहीं पर दूसरी जगह आप जाकर के देखो तो वहां पर बारिश के साथ साथ काफी ज्यादा ओले पड़े हों, स्नोफॉल हुआ हो और सारी की सारी फसल बर्बाद जाए, जो पेड़ लगे हों आंधियों में पेड़ उखड़ के गिर जाए। तो आप इस चीज को पहली वाली स्थिति से कंपेयर आसानी से कर लोगे। उसमें क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि पहली वाली में इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं था, यहां पर आपको नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या इस प्रोसेस को करने में आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी क्या, मुझे बताएं प्लीज। हाँ नहीं सर। इसमें तो सिर्फ आपने तुलना करके बता दिया ना कि वहां पर आपको नुकसान कम दिख रहा था और यहां पर नुकसान मुझे ज्यादा दिख रहा था। तो यही जो पैरामीटर होता है दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी पैरामीटर, तीव्रता पैरामीटर। जैसे आपने देखा ना कि वहां पानी ज्यादा गिरा, यहां पानी कम गिरा, उसी तरीके से वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ, आपने देख करके बताया। दृष्टीय परीक्षण से ही आपने बता दिया, विजुअल इंस्पेक्शन यू जस्ट परफॉर्म एंड यू गेट दैट ओके डैमेज एट दिस प्लेस इज कंपैरेटिवली हाई देन दैट वन। इज इट क्लियर? So this the parameter that is I'm talking about, this is called intensity parameter। इस बेसिस पर आप इंटेंसिटी स्केल पर आप इसको मेजर करते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान कितना हुआ है और कितना हो सकता है या कहां पर कम हुआ है, ये पैरामीटर इंटेंसिटी वाले में आते हैं। मैग्नीट्यूड में आप पूरी प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हो, हम लोग आगे उस पर डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली मैग्नीट्यूड वाला पैरामीटर। अब यहां पर देखिए दोनों बातें क्लियर है बेटा, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी वाली। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Here it is written ml, this is ml। ये जल्दी टाइपिंग में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, बट दिस इज l एंड दिस इज ms एंड दिस इज mw। देखिए
मैं आपको बताऊं, जब आप आगे लेवल पे जाओगे, रिसर्च लेवल पे मास्टर्स करोगे अगर अर्थक्वेक से कहीं, तो उसमें क्या है, 3 तरीके के आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिलते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज लोकल मैग्नीट्यूड। लोकल मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, जब आपकी जो स्केल है रिक्टर स्केल, ठीक है। चार्लेस रिक्टर वाज अ साइंटिस्ट इन कैलिफोर्निया इन 1935, 1935 में उन्होंने क्या किया, भूकंप को मापने के लिए एक इस तरीके की स्केल बनाई। उस स्केल में क्या था, उन्होंने रिलेट किया, मैं अभी आगे बातें करूंगा इसी क्लास में, रिलेट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैलिफोर्निया रीजन के लिए, कैलिफोर्निया क्षेत्र के लिए ही उन्होंने वो स्केल बताई कि ये इसी क्षेत्र तक वैलिड है, मतलब इसके बाहर इसके रिजल्ट क्या आएंगे उनको नहीं पता था, लेकिन वो उन्होंने किसी क्षेत्र को मान करके जो स्केल बनाई, तो उसने उनको नाम दिया एमएल रिक्टर मैग्नीट्यूड, उन्होंने उसका नाम दिया, और एल स्टैंड्स फॉर लोकल। ओके, एल जो है वो लोकल के लिए है, स्थानीय के लिए। यहां पर देखिए किलोमीटर प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, ठीक है। अब देखिए ये 3 to 7 जो लिखा हुआ है, मतलब आपकी अगर रिक्टर स्केल की मात्रा या उसका जो मापन किया आपने, जो आपके पास मैग्नीट्यूड आए, जो आपका परिमाप आया, वो 3 और 7, 3 और 5, सॉरी ये 5 होगा बेटा, ये चीज क्लियर कर लेना। ओके प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, ये टाइपिंग यहाँ पर गलत हो गया है। 3 to 5, 3 से 5 के अगर अंदर अंदर रहता है तो आप इस परिमाप को बोलते हो, मैग्नीट्यूड को बोलते हो लोकल मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर आपका 5 से 7 के बीच में रिक्टर पैमाने पर आपकी जो स्केल है किसी भूकंप के लिए 5 से 7 के बीच में अगर रहता है तो आप उसको बोलते हो एमएस, दैट इज सरफेस मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज कॉल्ड सरफेस मैग्नीट्यूड। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज, अगर 7.5 मैग्नीट्यूड से ऊपर निकल जाता है तब आप इसका नाम देते हो MW, इट इज कॉल्ड मोमेंट मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज कॉल्ड मोमेंट मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो सतहें जब आपस में टकराती हैं बल के प्रभाव में, जो क्षेत्रफल और जो बलाघूर्ण बनता है वो मोमेंट कहलाता है। तो ये MW जो है कुछ कुछ उसी से संबंधित है। आप बस इतना याद रखो कि अगर आपका रिक्टर मैग्नीट्यूड पर 7.5 से ऊपर का भूकंप आए तो आप जो स्केल यूज करोगे वो उसको बोलोगे MW, जो परिमाप का जो मान बताओगे वो बोलोगे MW। ठीक है, MW मतलब क्या, ये मोमेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है रिक्टर का ही पार्ट, लेकिन इसको आप बोलते हो मोमेंट मैग्नीट्यूड। सरफेस मैग्नीट्यूड में 5 से 7 के बीच में रहता है तो आप उसको बोलते हो सरफेस मैग्नीट्यूड। लोकल मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम रहने वाली है। क्लियर है? ओके, मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है, ML, MS, MW नहीं है, आपको सिर्फ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड तक ही जाना है। क्लियर है डियर बात? जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे बताया करिए, मुझसे वहीं पर पूछा करिए। इस तरीके से बिल्कुल शांत अगर बैठते हो तो दो ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं मेरे नजर में, कि ईच एंड एवरी टर्म यू आर गेटिंग, सब कुछ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। बट अगर फिर भी शांति है तो मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि डिस्टर्ब ना हो इसीलिए नहीं बोलते हैं। हाँ, डिस्टर्ब ना हो इसीलिए नहीं बोलते हैं। तो प्लीज आप क्वेश्चन तो किया करो बेटा, डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोल रखा है ना कि 1 by 1 आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन करो। डिस्टर्बेंस के चलते आपको Okay, समझ में ना आए तो वो कहां तक सही है बात? यस सर। है ना? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंटरैक्टिव सेशन रखो, मतलब आप बातचीत करते रहो, कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप वहीं पे तुरंत बोल दो, जस्ट ऑन योर माइक, सिंपल आस्क द क्वेश्चन। एनीथिंग दैट इज नॉट गेटिंग टू यू, कोई चीज नहीं समझ में आई अभी तक जो मैंने बताया, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड वाला खेल? बोले आई एम वेटिंग, बताएं। आ गया सर। आ गया बेटा, बहुत सही। कौन था वैसे? कौन था? अनुभव। ओके, अनुभव। चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक बात है, इस टॉपिक को अभी कवर कर लेते हैं या कल के लिए छोड़ दें? टाइम हो गया क्या क्लास का? 12 तो बज गया। सर बता। यस सर।